Hey everyone, welcome to this channel again. So, I'm back again actually. तो कंटेम्प्रेरी इंडिया का आज लेक्चर 8 लाए हैं हम. 7 तक हो गया था एंड मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अकाउंट डिलीट कर दिया था ये बिकॉज कि मुझे कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी बट मैंने फ़ोन से नहीं रिमूव किया था तो YT स्टूडियो में. तो एक दिन व्हेन आई ओपन दैट आई अकाउंट आई केम टू नो दैट few students comment are there and they are requested to continue my lectures. After seeing those comments मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक मुझे बनाना चाहिए क्योंकि few students are really interested in watching my videos. So मैं अगेन मोटिवेटेड हुई और मैंने वापस से अकाउंट लॉग इन किया और आई एम हेयर. ठीक है. और मैं एक्चुअली फ़ोन से बनाई थी बिकॉज मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा था एंड फाइनली अब माई लैपटॉप इज़ वर्किंग अगेन. तो मैं इसलिए ये थोड़ा पीपीटी आपको अलग लग रहा होगा बिकॉज ये मैंने फ़ोन से बनाया था एंड देन लैपटॉप ठीक हुआ तो मैं अभी इसको लैपटॉप में ओपन कर रखा है मैंने. सो ओके विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं एंड रियली सॉरी फॉर दैट. ठीक है. आई रियलाइज़ कि एक ही अचानक से ही तो ग्रोथ नहीं होगा ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही कोई चीज़ अचीव करने के लिए, है ना. तो मैंने खुद को समझाया. दैट्स इट. ओके. लेक्चर 7 में हमने क्या पढ़ा था गाइज? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम कल्चर करेंगे. तो आज हम कल्चर ही कर रहे हैं. लास्ट लेक्चर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसके बारे में पढ़ा था, है ना. क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या ग्रोथ था, क्या क्या हुआ था मतलब उस सिविलाइजेशन में. और लास्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने लगा और इस पर अभी तक डिबेटेड था ये टॉपिक बिकॉज सबकी अलग अलग मान्यताएं थी. कुछ का ये मानना था, कुछ थ्योरी ये कह रही थी, कुछ थ्योरी ये कह रही थी. ओके लिव इट. तो ओके तो अब हम कल्चर स्टार्ट करेंगे. दैट इज लेक्चर 8. ओके. सो व्हाट इज कल्चर? कल्चर हमारा कल्चर है, आपका कल्चर होगा कुछ, हिंदू का अलग कल्चर है, मुस्लिम का अलग है, वैसे ही सबका सब लोग अलग अलग कल्चर मानते हैं. तो व्हाट इज दिस कल्चर? कल्चर इज बेसिकली द रूल्स एंड लॉज विच आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. एक जनरेशन से पास होती है नेक्स्ट जनरेशन पर, मतलब एक जनरेशन से पास होते होते वो हमारे अगली पीढ़ी दर पीढ़ी वो पास होते रहती है. कुछ रूल्स और रेगुलेशन है हमारी पीढ़ियों से जो आती हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं. ठीक है. आज भी हम कई सारे ऐसे बिलीव्स है, कई सारे ऐसे रूल्स है, कई सारे ऐसे थॉट्स है, मतलब बेसिकली वो लॉज हैं हमारे लिए, हमारे जनरेशन के लिए एक लॉज और रूल्स बने हुए हैं जो कि हम हर पीढ़ी पर हम ये फॉलो करते आ रहे हैं, है ना. तो हमारे कल्चर अलग है, सबके अलग कल्चर्स है. तो बेसिकली दीज आर द रूल्स. ठीक है. जो कि वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है. और कल्चर तो हम कह सकते हैं कि कल्चर इज द सम टोटल ऑफ मैन्स एफर्ट टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू हिज एनवायरमेंट एंड टू इम्प्रूव हिज मोड्स ऑफ लिविंग. ऑफ कोर्स दिस इज बेसिकली व्हाट एक मैन का, एक आदमी का टोटल एफर्ट है खुद को एडजस्ट करने के लिए अब उसके इन्वायरमेंट में और मोड्स ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए, राइट. सो टाइप्स ऑफ कल्चर की अब बात करते हैं. हर सोसाइटी में 2 टाइप के कल्चर होते हैं, एक मटेरियल कल्चर और एक नॉन मटेरियल कल्चर. ओके. मटेरियल कल्चर में क्या हो जाता है? मटेरियल मतलब मटेरियल कल्चर में सारे मैन मेड थिंग्स आ जाएंगे और ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो कि ह्यूमन सोसाइटी ने क्रिएट किया है उनके फिजिकल वेलफेयर के लिए. फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, टीवी, रेडियो और बहुत सारे मशीन्स हैं. तो ये भी कल्चर में ही आएगा बिकॉज हम इसे यूज़ करते हैं, हम इसे अपने डेली लाइफ में अपनाते हैं. सो दीज आर मटेरियल कल्चर्स, मतलब जो ह्यूमन सोसाइटी ने फिजिकल वेलफेयर के लिए क्रिएट किया था, तो ये मटेरियल कल्चर है. नॉन मटेरियल कल्चर हमारे आइडियाज़ हो जाएंगे जो एब्स्ट्रैक्ट है. ठीक है. हमारे आइडियाज़, एटीट्यूड्स, हमारे वैल्यूज़ जो कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर, तो ये नॉन मटेरियल है. मतलब इसमें कोई मटेरियल नहीं है, ये दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स. सो फॉर एग्जाम्पल हमारा लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, religion, customs and tradition. So there are 2 types of culture in every society. Hope it's clear now. Now is components कि कल्चर के कंपोनेंट्स क्या है, कल्चर के एलिमेंट्स क्या है. वैसे तो वेरियस एलिमेंट्स है कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स के, कोई भी कुछ भी बोलो, एलिमेंट बोलो या कंपोनेंट बोलो. क्या क्या है? बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ क्रॉप्स सच एज फॉल्क वेज, कस्टम्स. सबका बिहेवियर पैटर्न्स अलग होता है ना. कस्टम्स उनके अलग होते हैं, उनका ट्रेडिशन अलग, उनका मोरल्स, लॉज, स्टीरियोटाइप्स, ताबूज, लीजेंड्स, फैशन, मिथ्स,
राइट। स्टीरियोटाइप बोले तो रूढ़िवादी, व्हाट इज़ दिस रूढ़िवादी? तो लाइक देखा होगा कि एक कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल में एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, पर्टिकुलर टाइप को लेके, पर्टिकुलर थिंग को लेके एक वैसा जनरल इमेज बन जाता है, भले ही वो रियलिटी में ट्रू ना हो, बट हमें वैसा इमेज बन जाता है उस चीज़ को लेके। कभी कभी होता है हम कोई ऐसा काम कर दे तो सामने वाले के मन में हमारी एक जनरल इमेज बन जाएगी और वो हमेशा वैसी बनी रहेगी, भले ही वो पूरे लाइफ टाइम वैसा ना रहे, बट उस दूसरे बंदे के इंसान में माइंड में हमारे लिए एक वैसा जनरल इमेज बन जाती है, एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है उस चीज़ को लेकर, चाहे वो इंसान हो या कोई भी थिंग हो। तो वो स्टीरियोटाइप होता है। स्टीरियोटाइप होना, ठीक है, मतलब भले ही वो ट्रू ना हो, सही ना हो रियल लाइफ में, बट स्टिल तो वो स्टीरियोटाइप हो गया। ओके, तो बिहेवियर पैटर्न है ना। सेकेंड कंपोनेंट इज कल्चर का है लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, स्टोरी, ये सारी चीज़ें आती हैं। थर्ड इज आर्ट। आर्ट में म्यूज़िक, डांस, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर और ये सारी चीज़ें आती है। फोर्थ हमारा रिलीजन हो गया। रिलीजन में हम वर्शिप करते हैं और अलग अलग रिचुअल्स को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें फील करते हैं। सैक्रिफाइस हो गया, प्रेयर्स होते हैं। एथिक्स, एथिक्स मतलब नीति शास्त्र जिसको हिंदी में कहते हैं। व्हाट इज़ दिस? एथिक्स मतलब कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है ह्यूमन बिहेवियर में, ठीक है, वो हमारे एथिक्स है कि एज अ ह्यूमन क्या करना गलत है, क्या करना सही है, क्या हमारी कौन सा बिहेवियर अच्छा है, कौन सा बुरा है, वो एथिक्स हो गया, ठीक है। सिक्स्थ वन इज एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूट्स। नाउ इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं। तो रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस सुना होगा, बट व्हाट इज़ दिस? बेसिकली रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे होते हैं। रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ वो होते हैं जो कि हम लेजर टाइम में, लेजर टाइम की एक्टिविटीज़, लेजर मतलब खालीपन, जब हम बोर हो रहे हैं, लाइक तो वही एजुकेशनल और रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूट्स में आ जाता है। लाइब्रेरी, एजुकेशनल तो पता ही है कि हम बोर हो रहे हैं तो लाइब्रेरी, सिनेमाज वगैरह, ये सारे रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूट्स है। ये लेजर एक्टिविटी, हम बोर हो रहे हैं कुछ भी चीज़ के लिए। ओके, so this is library, museum, school, cinema, theater, cultural clubs. So these are the educational and recreational activities. Recreational institutions कह सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे, but I can't mention here all those. Seventh is socio-economic and political institutions, of course, and eighth one is commerce, industries and transport. So these are basically the basic या कुछ major components है culture के, okay, elements है उसके, एक तरह से कह लो। ओके, नाउ कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें। कल्चर को हमें पता तो है कल्चर क्या है, ठीक है, बट लेट्स स्टडी उसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं रियल लाइफ को जोड़ के, रियल लाइफ से जोड़ के। सो कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। आई थिंक 10 या आई डोंट नो, मैं भूल गई, कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला कि कल्चर इज़ एक्वायर्ड। कल्चर को हम एक्वायर करते हैं, क्यों? क्योंकि कल्चर एक एक्वायर्ड क्वालिटी है या कोई बिहेवियर है जो हम अपनाते हैं। तो कल्चर एक अपनाना हुआ ना, क्योंकि ये कोई क्वालिटी है या बिहेवियर है जो हम एक्वायर कर रहे हैं। ये एक भले ही फिजिकली इनहेरिटेड नहीं है, बट हम इसको सोशली सीखते हैं। जो इंडिविजुअल्स है वो सोशली सीखते हैं हम इसको। ओके, बिहेवियर्स लर्न थ्रू सोशलाइजेशन, हैबिट्स एंड थॉट्स आर कॉल्ड कल्चर। तो जो हम अपने आसपास के सराउंडिंग से सोशलाइजेशन के थ्रू, दूसरों के हैबिट्स और विचारों, थॉट्स के थ्रू जो हम बिहेवियर सीख रहे हैं, बेसिकली यही तो कल्चर है। ओके, ह्यूमन बीइंग्स सीखते हैं और कल्चर को एक्वायर करते हैं। लर्न और एक्वायर कल्चर बाय लिविंग इन ग्रुप। हम सोसाइटी में रह रहे हैं, ग्रुप में रह रहे हैं, तो बेसिकली वी आर लर्निंग और वी आर एक्वायरिंग कल्चर। दे लर्न्स इट फ्रॉम सोसाइटी थ्रू एजुकेशन। और सोसाइटी से कैसे सीखते हैं? एजुकेशन एक मीडियम है, एजुकेशन के थ्रू ही हम अपने कल्चर्स को सीखते आ रहे हैं, एक्वायर करते आ रहे हैं। ओके, अब सेकेंड कैरेक्टर ऑफ कल्चर इज दैट कि कल्चर इज सोशल। यस, कल्चर इज सोशल एज अ सोशल प्रोडक्ट। As a social product, culture develops through social interaction, which is shared by all. Of course, hope you all are agree for this statement, from this statement, yeah. क्योंकि क्योंकि ये कल्चर एक सोशल प्रोडक्ट है, सब इसे एक्वायर करते हैं। तो कल्चर कैसे डेवलप होता है? सोशल इंट्रैक्शन के थ्रू, और सोशल इंट्रैक्शन के थ्रू हम सब एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते आ रहे हैं। हाँ,
बट अगर हम इंट्रैक्शन करेंगे ही नहीं या सोशल रिलेशंस नहीं अपनाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इनफैक्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा कल्चर को एक्वायर करने के लिए। हम जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे, सोशली रहेंगे नहीं, सोशल रिलेशंस नहीं बनाएंगे, तब तक ये डिफ़िकल्ट होगा कि हम कल्चर को तब अपनाना मुश्किल होगा। हमें पता ही नहीं होगा कि कल्चर क्या क्या है, कल्चर क्या है बेसिकली। तो कल्चर्ड होना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा। ओके, इट इज़ क्रिएटेड और ऑरिजिनेटेड इन सोसाइटी में ही क्रिएट होता है, ऑरिजिनेट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कल्चर सोशल है, ओके, पर्सनल नहीं है, सोशली, क्योंकि ये स्प्रेड होता है कल्चर, राइट। थर्ड इज़ कि कल्चर इज़ ट्रांसमिसिव। ऑफ कोर्स हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था कि कल्चर जो है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है, यानी कल्चर इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये हमारे पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक पास होता है और ऐसा चलता रहता है। सो दिस ट्रांसमिशन इज़ कंटिन्यूअस एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसा तो नहीं है कि एक टाइम बाद ये रुक जाता है, नहीं, ये चलता रहता है। हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, फिर हमारे बच्चे होते हैं तो वो हमसे सीखेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे वो उनसे सीखेंगे। तो ये जो ट्रांसमिशन है ये कंटिन्यूस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ऑफ कोर्स ये कभी भी रुकेगा नहीं, ये प्रोसेस, इट नेवर रिमेन्स कांस्टेंट। तो कल्चर इज कल्चर इज ट्रांसमिसिव एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक और कैरेक्टर पता चला, मैन इनहेरिट्स ऑल लोन्स कल्चर फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स। अपने एंसेस्टर्स से सीखते हैं और जो सीखा है वो अपने सक्सेसर्स में पास करते हैं, राइट। तो कल्चर इज ट्रांसमिसिव। तो फर्स्ट क्या था, कल्चर इज एक्वायर्ड, सेकेंड इज कल्चर इज सोशल, थर्ड इज कल्चर इज ट्रांसमिसिव। या फोर्थ इज कि कल्चर फुलफिल्स सम नीड्स। या ऑफ कोर्स कल्चर फुलफिल्स मैनी सोशल, साइकोलॉजिकल, मॉरल, ETC, जितने भी ये सारे हैं, ये नीड्स ही तो है इंडिविजुअल्स के। तो ये कल्चर उन्हें भी फुलफिल करती है। कल्चर को हम क्रिएट करते हैं, कल्चर इज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड, वाई, बिकॉज ऑफ डिफरेंट नीड्स। अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग ही कल्चर क्रिएट होता है और उस हिसाब से उसे मेंटेन किया जाता है। ये सोसाइटी के नीड्स को तो फुलफ़िल करता ही है, बट एज इंडिविजुअल्स के नीड्स को भी फुलफ़िल करता है, राइट। तो जो कल्चर है वो सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों के ही नीड्स को फुलफ़िल करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, रिलीजन यूज टू फुलफ़िल द सॉलिडारिटी एंड इंटीग्रेटिव नीड्स ऑफ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी के लिए, भलाई के लिए, कि सोसाइटी को सेफ रखने के लिए, कुछ लोगों के लिए हाँ, कईयों को लगता है सोसाइटी को सेफ रखने के लिए, उसे हमेशा प्रोटेक्टेड रखने के लिए, सोसाइटी में हमेशा पॉजिटिविटी रहने के लिए उन्हें लगता है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस होने चाहिए। तो ये उनके नीड्स है। तो ये क्या है, रिलीजन क्या है, बेसिकली उनके नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है ताकि सोसाइटी में इंटीग्रेटिव और सॉलिडारिटी बना रहे, इंटीग्रिटी और सॉलिडारिटी बना रहे। तो वैसे ही कल्चर हो गया। कल्चर इसलिए नीड्स को भी फुलफ़िल करता है, राइट। हमारे जो है पहनने के सॉरी हमारा जो नीड है खाना खाने के लिए, कपड़े पहनना, ये भी कल्चर ही तो है, ये भी तो हमारे नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है। शेल्टर हो गया, नेम, फेम, स्टेटस एंड पोजीशन आर फुलफिल्ड एज पर आवर कल्चरल वेज। हमारे कल्चरल तरीके, हाँ, सबके अलग अलग वेज होते हैं, कल्चरल वेज है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ फुलफ़िल हो रहा है। खाना पीना, शेल्टर, नेम, फेम, स्टेटस, पोजीशन, ऑल आर फुलफिल्ड, या तो या कल्चर फुलफिल आवर नीड्स। फिफ्थ कैरेक्टर इज़ कि कल्चर इज़ आइडियलिस्टिक। मैं इतने में थक गई यार, अभी बहुत है। सो ये बस ज़्यादा और नहीं खिंचाएगा ये यूनिट 1, बस ये लास्ट नहीं, ये लेक्चर 8 है, बस लेक्चर 9 और आएगा, बस उसमें बस एक बड़ा टॉपिक है वो कवर होगा। लेक्चर 9 लास्ट होगा इस यूनिट का। उसके बाद यूनिट 2 दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। सो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवाना चाह रही हूँ विदाउट एनी बकवास और फालतू की जो भी है, इसलिए डायरेक्ट मैं बस पढ़ा रही हूँ। सो ओके आई विल ट्राई। कल्चर इज़ आइडियलिस्टिक, फिफ्थ कैरेक्टर है। आइडियलिस्टिक कैसे? आइडियल कल्चर क्या होता है? आइडियल कल्चर रेफर्स टू अ सोसाइटी बिल्ट ऑन द कलेक्टिव वैल्यूज़, जो कि कलेक्टिव वैल्यूज़, नॉर्म्स और बिलीव्स होते हैं कुछ सिटीजन्स और लीडर्स के,
तो वो जो बिलीफ है, जो कि आइडियली रह जाता है, वो बिलीफ ही बन कर रह जाता है, बट वो कभी पूरा नहीं हो पाता। वैसे नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज़, तो ये आइडियल कल्चर है। सच एज द आइडियल व्यू ऑफ अ लॉन्ग लास्टिंग फेथफुल मैरिज वर्सेस द रियलिटी ऑफ हाई डिवोर्स रेट्स। ओके, लाइक सोसाइटी में हमें चाहिए कि ये कल्चर है, हाँ ये कल्चर है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए हमेशा, है ना, बिना झगड़ा कर, मतलब झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए। बट क्या लगता है आपको कि ये सच में फॉलो किया जाता है? नहीं, बट है तो कल्चर ना। तो ऐसे तो ये बेसिकली आइडियल कल्चर है, ठीक है। आइडियल कल्चर है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी लोग प्यार से रहे। अभी के लिए तो आइडियल ही है, बिकॉज कभी ना कभी झगड़ा होता है, कभी ना कभी। क्या न्यूज़पेपर क्यों बना है? हमेशा कुछ ना कुछ कांड दिखाता ही रहता है, तो बेसिकली ये आइडियल ही कल्चर है। तो कल्चर आइडियलिस्टिक भी होता है। लाइक ऐसा बोला जाता है कि लॉन्ग लास्टिंग फेथफुल मैरिज है, ठीक है। मैरिज होता है तो वो लॉन्ग, कल्चर यही है कि मैरिज हो रहा है तो वो बिल्कुल 7 जन्मों तक का रिश्ता है, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, रहना चाहिए। बट ऐसा होता है नहीं। ये जो हाई डाइवोर्स रेट्स है वो दिखाते हैं, उसकी वो रियलिटी बता रहे हैं। सो दीज आर द आइडियल कल्चर्स। सो आइडियल कल्चर्स वो वैल्यूज़, वो नॉर्म्स, वो बिलीव्स हैं जो कि सोसाइटी अचीव करना चाहती है, भले ही वो ना हो रही हो, बट सोसाइटी डिज़ायर्स टू अचीव। सो दोज वैल्यूज, दोज नॉर्म्स, दोज बिलीव्स आर आइडियल कल्चर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, हाँ। ओके, सिक्स्थ कैरेक्टर इज कि कल्चर इज एक्यूमुलेटिव। मतलब कल्चर को ऐसा नहीं कि कल्चर, ठीक है हम कल्चर क्रिएट करते हैं अपने नीड्स के हिसाब से, बट ऐसा नहीं कि कल्चर एक दिन या फिर एक साल में क्रिएट हो जाएगा। इट ग्रेजुअली एक्यूमुलेट थ्रू सेंचुरीज, ठीक है। अपने आप ही सेंचुरीज थ्रू, मतलब रोज़ डेली कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस, उसमें अपग्रेडेशन, कुछ ना कुछ, मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे बनता है कल्चर, एक्यूमुलेट होता है सेंचुरीज थ्रू सेंचुरीज। ये जो बिलीव्स, आर्ट, मॉरल्स, नॉलेज, ये ग्रेजुअली स्टोर्ड अप हुए थे और ये कल्चर का पार्ट बने थे ग्रेजुअली। अचानक से ही नहीं हम, हाँ, बन गया ये सारी चीज़ें। तो बिलीव्स, आर्ट, मॉरल्स, नॉलेज, ये सारी चीज़ें क्या ग्रेजुअली स्टोर्ड अप हुई थी हमारी सोसाइटी में और कल्चर का पार्ट बनी थी। तो जो कल्चर है वो सोशल हेरिटेज भी है, बट इतना तो क्लियर है कि कल्चर एक्यूमुलेटिव भी है, बिकॉज ये ग्रेजुअली एक्यूमुलेट होता है, अचानक से टपक नहीं पड़ता। ओके, या सेवेंथ इज कि कल्चर इज अडेप्टिव। या लाइक एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक में हमने बात किया था कि ये कभी भी, ये कंटिन्यूस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होता। तो अगेन ये अडेप्टिव भी हुआ उस अकॉर्डिंग, तो ट्रांसमिसिव तो है ही। ओके, इट इज़ नॉट स्टेटिक, इट अंडरगोज चेंजेस, उसमें चेंजेस आते रहते हैं कल्चर में, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला होता है, तो जैसे जैसे लाइफ चल रही है उसके अकॉर्डिंग कई सारे नीड्स, कई सारे नई चीज़ें आती हैं, तो उसके हिसाब से कल्चर में चेंजेस आने लगते हैं। अलग अलग डिफरेंट, क्या लिखा है इसमें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर अडेप्ट विद न्यू इन्वायरमेंट और चैलेंजेस पोज्ड बाय सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट। सो कल्चर के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उसके वजह से न्यू इन्वायरमेंट अडॉप्ट होता है। इस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कल्चर न्यू इन्वायरमेंट अडेप्ट करती है, और या फिर जो सोशल और फिज़िकल इन्वायरमेंट में जो चैलेंजेस पोज्ड हो रहे हैं, यानी कि फ़िज़िकल और सोशल इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चैलेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कल्चर अडेप्ट होते हैं, राइट। या हाँ, उसके अकॉर्डिंगली न्यू इन्वायरमेंट बनता है और कल्चर फिर अडॉप्ट होता है। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स के हिसाब से, अलग अलग एस्पेक्ट्स जो है कल्चर के, उसकी वजह से न्यू इन्वायरमेंट बनता है। ओके, और मतलब अडेप्टेशन मतलब कि वो एडजस्ट करना। अगर सोशल और कोई इन्वायरमेंट में, हाँ, सोशल इन्वायरमेंट या फिज़िकल इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चैलेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कल्चर अडॉप्ट हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रहा है कल्चर, ठीक है। एडाप्टेशन का मतलब ही है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट एंड कल्चर हेल्प्स मैन इन दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। तो वो इंसानों को हेल्प करता है कि उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमें एडजस्ट होना है, वैसे वैल्यूज़ और वैसे नॉर्म्स में, राइट। एट इज़ कल्चर इज़ वेरिएबल। वेरिएबल अगेन सेम थिंग कि वेरिएबल है, यानी कि चेंजेबल है। इट वेरीज एंड चेंजेस फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। ओके, नाइन्थ कैरेक्टर, लैंग्वेज इज द चीफ व्हीकल ऑफ कल्चर।
ओके, सो लैंग्वेज इज़ द चीफ व्हीकल ऑफ कल्चर। हाउ? कल्चर जैसे कि बताया कि कल्चर जो है वो एक जनरेशन से ट्रांसमिट होता है नेक्स्ट जनरेशन में, और कभी भी स्टेटिक रिमेन नहीं रहता। और ये जो ट्रांसमिशन है वो कैसे पॉसिबल है? ऑफ कोर्स लैंग्वेज के थ्रू ही तो पॉसिबल है। मतलब लैंग्वेज ही वो व्हीकल है जिसके थ्रू कल्चर ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, विदाउट लैंग्वेज कल्चर अधूरा है, कल्चर पास ही नहीं हो पाएगा। लैंग्वेज के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो हमें पता चलता है अच्छा ऐसा था, तो हम वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, लैंग्वेज ही तो है मेन माध्यम। सो लैंग्वेज इज़ अ चीफ व्हीकल इसलिए कहा गया है बिकॉज जो कल्चर ट्रांसमिट हो रहा है तो इसका ट्रांसमिशन है वो बिकम पॉसिबल थ्रू ओनली लैंग्वेज। सो कल्चर जो है वो हम लैंग्वेज के थ्रू ही सीखते हैं, राइट? या 10th कैरेक्टर इज कि कल्चर इज़ ऑर्गेनाइज्ड। कल्चर हैज़ एन ऑर्डर ऑफ सिस्टम। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड है ये नहीं जब जिसका मन किया उसने कल्चर बनाया, कल्चर तोड़ा, नहीं। ऑर्डर ऑफ सिस्टम होता है कल्चर का भी। इट मीन्स कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कल्चर आर वेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ कोहेसिव होल। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कल्चर को इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है इन सच अ वे कि कोई भी चेंज अगर आ रहा है एक पार्ट में तो वो अदर पार्ट्स में भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस आ जाएंगे। तो इससे पता चल रहा है कि कल्चर एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है कि अगर एक पार्ट में चेंजेस आ रहा है तो दूसरे पार्ट में भी, बाकी अदर पार्ट्स में भी वो चेंजेस आ जाएंगे, राइट? सो ये एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज है। सो फाइनली ये कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ख़त्म हुए। 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा एंड नाउ हम कल्चर को एजुकेशन से रिलेट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आई नीड अ लिटिल ब्रेक। मैं आती हूँ जस्ट पानी पी के, जस्ट अ मिनट। या सो आई एम बैक। एजुकेशन एंड कल्चर, अब हमने कल्चर को समझ लिया, अब हम कल्चर को एजुकेशन से रिलेट करेंगे। एजुकेशन क्या है? हमने जैसे कि पढ़ा था, एजुकेशन एक मीडियम है कल्चर सीखने का। सो एजुकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच सोसाइटी through school, colleges, universities and other institutions deliberately transmit its, यहाँ पे तो its cultural heritage है ना। तो एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी, चाहे वो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और अदर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू सोसाइटी जो है कल्चरल हेरिटेज डेलिब्रेट कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है ना। एजुकेशन के थ्रू ही हम अपने कल्चरल हेरिटेज सीख रहे हैं, हम कल्चर्स को सीख रहे हैं, है ना। अलग अलग कल्चर्स को पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, गेन कर रहे हैं, राइट? तो इट्स एक्यूमुलेटेड नॉलेज, वैल्यूज़ एंड स्किल्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो हम कल्चरल हेरिटेज और उसके जो एक्यूमुलेटेड नॉलेज है और जो हमने अपने जनरेशन से सीखा था उसके वैल्यू, स्किल्स हम ट्रांसमिट कर रहे हैं बेसिकली एजुकेशन के थ्रू। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट है कल्चरल चेंज का। मतलब कल्चरल चेंज का इंस्ट्रूमेंट है कौन? एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के थ्रू ही हम जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें नज़र आती है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा कल्चर भी चेंज होता है। तो ये एजुकेशन के थ्रू ही होता है। ठीक है, एजुकेशन का मेन रोल है कल्चर्ड बनने का, है ना। सो द इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन, the intimate relationship between culture and education is evident from the fact कि that one of the major aims of education is to impart to the child cultural heritage and social heritage, है ना। one of the major aim जो है education का वो क्या है? चाइल्ड का कल्चरल हेरिटेज और इसका सोशल हेरिटेज इम्पार्ट करने का। ठीक है, ओके तो ये था एजुकेशन एंड कल्चर। अब हम आते हैं नेशन स्टेट। नेशन स्टेट बेसिकली क्या होता है? नेशन स्टेट यानी कि वो स्टेट जिसमें ग्रेट मेजॉरिटी में, वो स्टेट जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो सेम कल्चर और सेम वैल्यूज़ शेयर करते हैं। तो वी आर लिविंग इन अ नेशन स्टेट और नॉट? इमेजिन, थिंक अबाउट इट। या तो नेशन स्टेट इज़ अ स्टेट इन विच the great majority shares the same culture and are conscious of it. The nation state is an ideal in which cultural boundaries match up with political ones. तो यहाँ पे मैंने नेशन स्टेट के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, आई वॉन्ट फ्रॉम यू टू एक्सप्लोर दिस टॉपिक। ओके, कि क्या अभी तो उसने कहा कि एक स्टेट है जिसमें ग्रेट मेजॉरिटी सेम कल्चर को फॉलो करती है, बट देन कह रहा है नेक्स्ट टाइम में कि नेशन स्टेट एक आइडियल है।
हाउ, क्या चल रहा है? तो ये आगे की कहानी आपको सोचनी है एंड प्लीज़ जो एक्सप्लोर कर रहे हो, बिकॉज नेशन स्टेट इज़ वन ऑफ द टॉपिक ऑफ द सिलेबस यार, ये आ सकता है एग्जाम में. सो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस टॉपिक कि मैंने बस 2 पॉइंट्स लिखवाया, मीन्स इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर यू दिस, ठीक है. एंड प्लीज़ मैंशन इन द कमेंट कि व्हाट इज़ योर थिंकिंग, व्हाट इज़ दिस मैटर, व्हाट इज़ द मैटर कि अभी इसने नेशन स्टेट को आइडियल क्यों कहा, जहाँ पे कल्चरल बाउंड्रीज जो है वो पॉलिटिकल के साथ मैचअप होती है. सो आई एम होपिंग कि आप लोग इंटरेस्ट लेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे इन द कमेंट सेक्शन. ओके, वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इंडियाज़ एमर्जेंस फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल एज अ नेशन स्टेट. तो यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री वाला आ जाता है यहाँ से टॉपिक्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है हिस्ट्री में. ओके, बट लेट्स रिवाइज. हाँ, कि इंडिया का एमर्जेंस, कैसे इंडिया एमर्ज हुआ अपने फ्रीडम स्ट्रगल से एज अ नेशन स्टेट, क्या चल रहा है. तो लाइक स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं कि ब्रिटिश कंपनी कब आई थी इंडिया में, कैसे उसने इंडिया को कब्ज़ा किया था एंड ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश जो है पहले उसका कोई इरादा नहीं था, वो पहले से प्लान बना के नहीं आई थी कि हमें इंडिया को कब्ज़ा करना है. ब्रिटिश इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडर इंडिया में लैंड हुई थी अर्ली 17th सेंचुरी में, ठीक है. बट लेकिन उन्होंने एज अ ट्रेडर जब आए तो उन्होंने बहुत चीज़ इंडिया में देखा होगा कि यहाँ पे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो कि जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं. देन तब उनका प्लान बना कि हाँ हमें अब इंडिया को कब्ज़ा करना चाहिए. तो तब जब लैंडेड हुआ ब्रिटिश कंपनी, तब उसके बाद से दे बिगिन इंटरफेयरिंग इन इंडियन अफेयर्स अराउंड 1750s, ठीक है. इंडियन अफेयर्स में वो दखलंदाजी देने लगे, ठीक है. फिर बैटल ऑफ प्लासे के बाद, बैटल ऑफ प्लासे याद है किसी को? 1757 में जो हुआ था, क्या हुआ था बैटल ऑफ प्लासे? बेसिकली बंगालीज के साथ था बैटल, ब्रिटिशर्स का या फ्रेंच का कुछ ऐसा था, बंगाल्स के साथ भी था. तो बैटल ऑफ प्लासे के बाद, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश जीत गई थी, तो बैटल ऑफ प्लासे के बाद से ही इट बिगिन्स टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ रूलिंग फोर्स, बिकॉज आई थिंक बंगाल के साथ था. तो बैटल, तो बंगाल्स के हारने के बाद वो बंगाल का पार्ट तो ब्रिटिशर्स का होने लगा बेसिकली. फिर धीरे धीरे यहाँ से जब उन्होंने बैटल ऑफ प्लासे जीत लिया, यहाँ से उनकी शुरुआत हुई, यहाँ से वो फैलना स्टार्ट हुआ इंडिया में. तो धीरे धीरे अब वो ट्रेडिंग कंपनी से रूलिंग फोर्स बनने लगे थे इसके बाद से, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासे, बिकॉज ब्रिटिशर्स जीत गए थे इस बैटल में. सो द ब्रिटिश रूल हैड अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल and political life of Indians, which gradually forced common masses and rulers to rise in revolt against British rule. Because British rule के आने के बाद काफ़ी चीज़ें उनके लोगों के सोशल, उनके इकोनॉमिक, उनके कल्चरल और इवन पॉलिटिकल लाइफ में भी एक डैमेजिंग इफेक्ट डाल रहा था, ठीक है, इंडियंस पर. तो जिसकी वजह से लोग फोर्स हो रहे थे कि उन्हें रिवॉल्ट राइज करना चाहिए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, ठीक है. तो ये था अभी जस्ट समरी हमने बताई है कि इस वजह से, क्योंकि बहुत ही डैमेजिंग इफेक्ट डाल रहा था उनके लाइफ, इंडियन लाइफ में, चाहे वो सोशल लाइफ हो, इकोनॉमिक लाइफ हो, कैसी भी लाइफ हो, कल्चरल और पॉलिटिकल लाइफ भी हो, बिकॉज वो डैमेजिंग इफेक्ट डाल रहा था. इसलिए उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ कि उन्हें ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट करना ही चाहिए. तो फिर बाद में रिवॉल्ट्स हुए बहुत सारे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आई गेस डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ था. बेसिकली ये हमारा एक समरी आ गया कि क्या स्ट्रगल था. अब इंडियन इंडिपेंडेंस, सेलिब्रेटिंग इंडियन इंडिपेंडेंस, बीच का अभी स्ट्रगल वो हमने दिखाया नहीं है, सर जस्ट समरी पढ़ ली. अभी वो स्ट्रगल आगे देखेंगे. इंडियन इंडिपेंडेंस कैसे सेलिब्रेट किया था? 15 जून 1947, 17th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, ठीक है. उसके बाद से उन्होंने डेरा डालना शुरू किया. 19th सेंचुरी की बात हो रही है आई गेस, 1947 15 जून. ये गलत हो गया, यहाँ पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कमीशन होएगा, ठीक है. ब्रिटिश हाउस ऑफ कमीशन, सॉरी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन होगा, यहाँ पे ब्रिटिश हाउस है बेसिकली. तो 15 जून 1947 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था,
ठीक है, क्योंकि उस वक्त भी अभी तक ब्रिटिश रूल ही चल रही थी, तो उन्हीं की गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था, माउंट बेटन प्लान भी कह सकते हैं, बिकॉज उन आदमी उस पर्सन का नाम माउंट बेटन से ही था समथिंग कुछ, तो माउंट बेटन प्लान भी कह सकते हैं। जो कि उस प्लान में क्या था कि इंडिया जो है वो टू डोमिनियन में डिवाइड होगी, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। ये 15 जून को ये प्लान उन्होंने पास किया था। It called for each dominion to be granted its independence by 15th of that year, 15th August of that year. ओके मतलब ऐसा उन्होंने बोला था, उसमें मेंशन किया था कि दोनों ही डोमिनियन, इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों को इंडिपेंडेंस 15th उस साल के 1947 के 15th अगस्त तक इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, ग्रांट हो जाएगा उन्हें। तो ऑन द नाइट ऑफ 14th अगस्त मैनी थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस जो है वो दिल्ली के गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने गैदर्ड हो गए थे फॉर द ऑफिशियल सेरेमनी सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस, बिकॉज दे नो मतलब लाइक बर्थडे होता है ना 12 बजे बनाते हैं बिल्कुल, तो वैसे ही 14th अगस्त की रात को बहुत सारे इंडियंस गवर्नमेंट बिल्डिंग के आसपास गैदर्ड हो गए थे ऑफिशियल सेरेमनी सेलिब्रेट करने के लिए, सेलिब्रेटिंग उनकी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए। तो सब लोग आए थे और उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया बने थे, हु वुड बिकम बनने वाले थे, अब बन गए थे उस वक्त। तो उन्होंने मिडनाइट में मतलब 12 बजे से पहले, जब 12 बजने वाले थे उससे पहले उन्होंने भरी सभा में मतलब जो इतने सारे लोगों की भीड़ को एड्रेस किया था, यानी भाषण दिया था। बट सब लोग थे, सभी बड़े नेताएं थे सिवाय गांधी जी के, बिकॉज गांधी जी का जैसे कि मानना था मिलजुल कर रहना। तो वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि इंडिया का पार्टीशन हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान में कन्वर्ट हो गया है, तो वो इसके खिलाफ थे। ही अपोज द पार्टीशन, हेंस उस फेस्टिविटी से मिसिंग थे वो, ठीक है वो। ओके, हाउएवर ही वॉज द लीडर, जबकि वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लीडर थे, उनका बहुत बड़ा रोल था, स्टिल वो मिसिंग थे उस फेस्टिविटी से, मतलब खुशियाँ नहीं मनाना चाह रहे थे बिकॉज ही अपोज द पार्टीशन। ओके, तो यही था मेन सेलिब्रेटिंग इंडिया कि इंडिया ने कैसे इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया अपना। अब हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया की क्या कंडीशन थी बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस तो मिल गई, लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले का क्या सीन था और इंडिपेंडेंस के बाद का क्या सीन रहा। ओके, एट द टाइम जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन किया, ये खुशी की बात है, लेकिन बहुत सारी इंडिपेंडेंस होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास आई थी, लाइक पोवर्टी, इलिटरेसी, चाइल्ड मैरिज, डाउरी, ब्राइबेरी एंड मैनी अदर्स। ब्राइबेरी मैं बता दूँ, ब्राइबेरी यहाँ पे घूस समथिंग लेना टाइप है, घूस लेना या फिर रिश्वत लेना, तो ये ब्राइबेरी होता है इसका मतलब। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें थी क्योंकि अब तक ब्रिटिश संभाल रही थी और फाइनली इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट बनाना, नई चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशन लाना, इन सभी को चीज़ों के लिए बहुत कुछ था, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे सामने इंडिपेंडेंस के बाद भी। तो बिफोर इंडिपेंडेंस लेट्स हम रीड करते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले का क्या सीन था और बाद का क्या सीन था। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया प्राइमरीली एक एग्रीकल्चरल कंट्री था, ठीक है, ब्रिटिश पीरियड के दौरान, और उसका जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो टोटली बैकवर्ड था, ठीक है, बैकवर्ड था। बस उसमें बिट ऑफ कॉमर्शलाइजेशन था, वो भी जस्ट इसलिए क्योंकि जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्रिटिशर्स, ग्रेट ब्रिटेन के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए उनके एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉमर्शलाइजेशन था और कुछ नहीं। बाकी ब्रिटिशर्स को मतलब नहीं था कि वो बेटर हो या ना हो, वो बैकवर्ड ही था उनका, इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, बैकवर्ड रहा था। जस्ट उसमें कॉमर्शलाइजेशन था, जस्ट टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, राइट। British rulers gradually transformed the Indian economy into primary producing country, exporting. ये तो था only agriculture products and raw material necessary for industries। मतलब ब्रिटिश रूलर्स ने ग्रेजुअली इंडियन इकोनॉमी को एक प्राइमरी प्रोड्यूसिंग कंट्री बनाया, जिसमें वो सिर्फ इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते थे, सिर्फ वही एक्सपोर्ट होता था जो कि ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज़ में नेसेसरी है, और इम्पोर्टिंग ओनली ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से वो भी वही चीज़ें जो ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज़ में ज़रूरी होती थी, लेकिन इम्पोर्ट जो है हमेशा ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ही होता था।
तो ये भी ब्रिटिशर्स अपने बेनिफिट के लिए ही, जो उनके लिए फ़ायदा है वही काम करते थे, उसी हिसाब से इंडिया को नचाते थे। ओके, थर्ड पॉइंट, टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड एंड टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया टू देयर एडवांटेज, ब्रिटिश रूलर्स बिल्ड अप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर which includes roads and railway networks, ports and shipping, irrigation, electricity and etc. ये सारी चीज़ें उन्होंने की, बट जस्ट फॉर देयर एडवांटेज। ओके, उन्हें कोई मतलब नहीं था कि इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं या कुछ हो रहा है। उन्होंने फॉरेन ट्रेड प्रमोट किया और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट भी किया, बट जस्ट फॉर द एडवांटेज। ठीक है, उन्होंने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड किया, जिसमें रोड्स हो गए, रेलवे नेटवर्क्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, शिपिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में के अंदर हुई। ठीक है, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें उन्होंने बिल्डअप किया जस्ट फॉर देयर एडवांटेज। बाय फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन, ब्रिटिशर्स गेन्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एंटायर इंडियन मार्केट्स। तो बेसिकली बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफकोर्स पूरे एंटायर इंडियन मार्केट पे ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल था। ठीक है, क्योंकि बाय फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस काफ़ी सारी चेंजेस हुई। ठीक है, जो ऐसी चेंजेस जो कि इंडियन के सिटीजन्स के लाइफ में भी चेंजेस आई थी। पहला तो था मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। मॉडर्नाइज्ड हुआ इंडिया कैसे? The application of knowledge and technology in every field of production, consumption, actions and thinking is called modernization. और modernization की वजह से काफ़ी चीज़ें changes हुई थी। मतलब कि ये जो knowledge है और हर field में जो technology है उसका production है वो बहुत मतलब वो increase हुआ। production के लिए नई नई technologies आई, नए knowledge आए, नई नई थ्योरीज आई, कंजप्शन, एक्शंस और थिंकिंग के लिए जो नए नए टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आए, तो उसको हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। क्या क्या चेंजेस आए कि नए इंस्टीट्यूशंस बने। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस। कैसे इंस्टीट्यूशंस? लाइक बैंकिंग, मास मीडिया, कम्युनिकेशन एंड मैनी मोर। न्यू वैल्यू सिस्टम बने, क्या? जैसे कि इक्वालिटी, जस्टिस, इंडिविजुअलिज्म, सेक्युलरिज्म है ना, ये सारी चीज़ें भी आई थी उस वक्त, इंडिपेंडेंस के बाद आई थी। एक्सेप्टेंस ऑफ साइंटिफिक इनोवेशन, नए नए लाइक साइंटिफिक रिसर्च के अलग अलग तरीके निकले, तो जो साइंटिफिक इनोवेशन का एक्सेप्टेंस हुआ। नहीं तो पहले जो ब्रिटिश कहती थी वही होता था और रिलीजियस बेसिस पे ही सब कुछ माना जाता था। बट इंडिपेंडेंस के बाद से क्योंकि सारी चीज़ें मॉडर्नाइज्ड हो रही थी, तो साइंटिफिक इनोवेशन को भी एक्सेप्ट किया जा रहा था। और मॉडर्नाइज्ड हो रही है तो ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो रहा था लोगों का। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही थी, डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ। सोशल इंस्टीट्यूशंस में स्ट्रक्चरल चेंजेस का इंट्रोड्यूस हुआ। स्ट्रक्चरल चेंजेस लाइक मैरिज में अलग अलग रूल्स है, अब मैरिज का कितना एक्सटेंड बढ़ गया है, मतलब सब कुछ कितना मॉडिफाई हुआ। मैरिज हो चाहे वो फैमिली के रिगार्डिंग हो, रूल या कास्ट ETC, मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन के जितने भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आए काफ़ी, है ना। तो ये मॉडर्नाइजेशन में बहुत कुछ है, मैंने कुछ बेसिक मेजर चीज़ें इसमें लिखा है। सेकेंड इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। And yeah, one more thing, as I mentioned earlier in one of the lecture, या मैंने पहले भी mention किया है that if you want to study the whole, then you can buy, कौन सी बुक भूल गई मैं, you can buy BLED के, है ना, राधिका अग्रवाल के बुक्स आप परचेज कर सकते हैं। और अगर, क्योंकि मैंने ज़्यादातर कंटेंट वहीं से लिखते आ रही हूँ आजकल मैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से मैं थोड़ा हट के लिखूँगी अभी मैं, और राधिका अग्रवाल से ही ज़्यादातर कंटेंट मैं लिखते आ रही हूँ। तो इफ़ यू वांट टू रीड देन यू कैन बाय, और इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय देन मेरे लेक्चर्स में भी राधिका अग्रवाल के कंटेंट्स रहते हैं ज़्यादातर। ओके, सो सेकेंड थिंग कि वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब जब एजुकेटेड इंडियंस ने अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में स्टडी की,
तो इससे जो इंडियंस को लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस के बारे में पता चला। ये वो इतने सारे आइडियाज़ के साथ आए, ठीक है। व्हेन दे रीड अबाउट द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड फिल्ड द हर्ट्स ऑफ इंडियंस, वो एजुकेटेड इंडियंस ने फिल द हर्ट्स ऑफ इंडियंस विद आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई, पढ़ने से आई। तो जो एजुकेटेड इंडियंस है ऑल्सो बिकम एक्वेंटेड विद द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रूल। तो जो एजुकेटेड इंडियन है वो इस कंसेप्ट से भी एक्वेंटेड हुए। कौन से कंसेप्ट से? कि सेल्फ रूल और डेमोक्रेसी से। उनकी वजह से ये हुआ, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आया मे बी। और या इंग्लिश फिर कॉमन लैंग्वेज बनने लगी। तो ये क्या है? वेस्टर्न एजुकेशन का ही तो पाथ है, रूट है। पीपल जो अलग अलग रीजन से आते थे, नाउ दे कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, ठीक है। अगर सबका अलग अलग वो है, रिलीजन है, अलग अलग रीजन से आए, उनका अपना अपना लैंग्वेज है, बट एक कॉमन लैंग्वेज को एक रखा गया, दैट इज़ इंग्लिश। नाउ ऑल द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स कुड नाउ कम्युनिकेट इन इंग्लिश नाउ। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? स्टेजेस पढ़ेंगे जिसके थ्रू इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। अलग अलग स्टेजेस हैं वो हम पढ़ेंगे, लाइक वो कॉपरेशन मूवमेंट, रिवॉल्ट, ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एंड वो लास्ट हमारा लेक्चर होगा चैप्टर का। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। या तो